जय हिंद। मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल अनुरेवो पे। आज के इस लेक्चर में हम सब क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 4 देखने वाले हैं। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत ही बेटर तरीके से और सिंपल एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन देखते हुए चलेंगे एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको हम लोग देखते चलेंगे और डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा मैं। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए देख रहे हो, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड अगर कोई बच्चा पहली बार भी देख रहा है ना, तो वो भी इस चैप्टर को देख करके समझ पाएगा। इस लेक्चर के थ्रू वो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएगा। एंड बहुत जल्द आप सबके बीच में मैं अपना हेल्पलाइन नंबर भी शेयर करूंगा, जिस पे आप प्रॉपर अपने कंसर्न्स को ड्रॉप कर सकते हैं। आप अपना मैसेज है ना, और वहाँ पे आप पीडीएफ के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द वो भी आप सबके बीच में होगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पुस्तकालय में मेरी नाम की एक लड़की है, जिसमें एनसीईआरटी का अगर आप बुक पढ़े हुए हो या पढ़ोगे तो उस पर आपको दिखेगा। तो देखो, इस कहानी में ना मेरी पहली बार अपने शिक्षक के साथ में पुस्तकालय जाती है, लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी में क्या होता है ना, वो देखती है कि पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें हैं। वह अलमारी में अलग अलग धर्मों की महत्वपूर्ण जैसे कि पुस्तकें रखी हैं। शिक्षक बताते हैं कि इनमें वेदों का भी संग्रह है ना। यहीं से सवाल उठता है कि वेद क्या है और वे हमारे इतिहास को जानने में कैसे मदद करते हैं। तो चलो आगे समझते हैं कि वेद क्या है और वो किस प्रकार से इतिहास को जानने में मदद करते हैं। देखो, मुख्य बात क्या है, पुस्तकालय जो होता है ना, वो ज्ञान का भंडार होता है, जहाँ प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ सुरक्षित रखे जाते हैं। मतलब पुस्तकालय में ना सारे जितने भी ओल्ड बुक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं ना, उनको सेफली वहाँ पे रखा जाता है। डेट्स कॉल्ड लाइब्रेरी, करेक्ट। दुनिया के सबसे प्राचीन साहित्यों और स्रोतों में से एक है वेद, ठीक है। तो वेद क्या है? वेद भारत के सबसे प्राचीन धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथ माने जाते हैं। मतलब ये ना बहुत ही पुरानी रिलीजियस बुक है, मान लो। और वेद जो है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है और अथर्ववेद होता है। अब इनमें जो सबसे पुराना है ना, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? इसकी जो रचना है लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। 3500 वर्ष पहले माना जाता है कि ऋग्वेद का रचना हुआ था। अब ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त है, मतलब कि प्रार्थनाएं हैं। अब ये सूक्त भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखो, सूक्त का अर्थ है ना अच्छी तरह कहा गया मंत्र या प्रार्थना। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सही मंत्र, एक प्रॉपर मंत्र जो है वो एक सूक्त है, राइट। तो वैसे ही 1000 लगभग से अधिक जो है सूक्त हैं, प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में। इन सूक्तों में ना देवताओं की स्तुति की गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो देवता हैं वो है अग्नि देवता। अग्नि यानी आग के देवता। इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता हैं। वैसे ही सोम एक पवित्र पौधा जिसमें विशेष पेय जो है बनाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आता है कि ऋग्वेद किसने लिखी। तो देखो, ऋग्वेद की रचना ऋषियों ने की थी। उस समय किताबें नहीं थी। हाँ, डेफिनेटली उस टाइम पे ना किताबें नहीं होती थी, इसलिए गुरु अपने शिष्य को वेद सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें याद रखते थे। मतलब कि जैसे कि 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 15 बच्चे या 20 बच्चे बैठे हुए हैं, और जो ऋषि होते थे ना, जो ऋषि मुनि होते थे, वो ना उन्हें कहानियों के तौर पे उन चीज़ों को सुनाते थे और वो लोग उसे याद करते थे। इसे मौखिक परंपरा कहते हैं। तुम अगर सवाल आएगा कि मौखिक परंपरा क्या है, तो आप बता सकते हो। क्या केवल पुरुष ऋषि थे? तो देखो, क्या केवल पुरुष ऋषि थे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था, है ना। अधिकांश सूक्त पुरुष ऋषियां द्वारा लिखे गए थे। नो डाउट कि मतलब ज़्यादातर जो सूक्तें थी ना, जो प्रार्थनाएं थी, जो मंत्र थे, वो पुरुष ऋषियों के ही द्वारा लिखे गए थे। लेकिन कुछ जो सूक्तें थी ना, रचनाएं थी, वो महिला ऋषियों ने भी लिखे थे। मतलब यानी कि महिला ऋषि भी होती थी। इसे पता चलता है कि उस समय महिलाओं का भी ज्ञान और शिक्षा में योगदान था। अब देखो, ऋग्वेद की जो भाषा थी ना, ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत थी। आज पढ़ी जाने वाली संस्कृत से थोड़ी अलग है। मतलब अभी जो संस्कृत आप पढ़ते हो ना, उससे जो वैदिक संस्कृत थी वो थोड़ी अलग थी। इसलिए वैदिक संस्कृत को ना संस्कृत का प्राचीन रूप माना जाता है। मीन्स कि संस्कृत का जो प्राचीन रूप है वो वैदिक संस्कृत है। अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, उसका जो कंक्लूजन है उसको समझते हैं। देखो, वेद भारत के सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में से है, ठीक है, नो डाउट ये तो है। इनमें सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है, अभी ऊपर आपको मैंने पढ़ाया था, जिसमें देवता की स्तुति, प्रार्थनाएं और उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ऋषियों ने इनकी रचना की और लंबे समय तक इन्हें मौखिक परंपरा के माध्यम से सुरक्षित रखा गया। यानी कि जो ऋषि मुनि होते थे वो अपने शिष्यों को बोल करके सुनाते थे और वो लोग सुन करके याद किया करते थे। मतलब कि जो ऋषि मुनि बोलते थे, शिष्य उन्हें सुनते थे और उसे याद करते थे, जो उस टाइम पे स्टूडेंट हुआ करते थे। अब इतिहासकार ना इन ग्रंथों का अध्ययन करके प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति को समझते हैं। अब इतिहासकार ना इस बुक्स को भी पढ़ते हैं, तो उन्हें यहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती है, जिसे वो लोग कलेक्ट करके हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, करेक्ट।
अब ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से उसे देखते हैं। तो देखो, 4 वेदों के नाम इस प्रकार से हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है और ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई है। ऋग्वेद में क्या है, तो 1000 से अधिक सूक्त हैं, देवताओं की स्तुति हैं या प्रार्थनाएं हैं। सूक्त का अर्थ क्या है, तो अच्छी तरह कहा गया मंत्र या प्रार्थना जो है वो सूक्त है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब 3 प्रमुख देवता के बारे में बताओ, तो ये हैं अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। अब इनका क्या काम है आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने ऊपर आपको पढ़ाया हुआ है। ऋग्वेद किसने लिखा, तो ऋग्वेद को ऋषियों ने लिखा। वेद कैसे सुरक्षित रखे गए, तो देखो मौखिक परंपरा के द्वारा, मतलब कि जहाँ पे गुरु सुनाते थे और शिष्य याद करते थे। मतलब कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं उस चीज़ को सुन करके याद करता था। महिला ऋषियों का योगदान, तो हाँ, कुछ सूक्तों की रचना महिला ऋषियों ने की थी। इसका ये मतलब है कि उस टाइम पे महिला ऋषियाँ भी थीं। ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो वैदिक संस्कृत है। आज के संस्कृत से जो संस्कृत थोड़ा सा अलग है वो वैदिक संस्कृत था। अब संस्कृत भाषा जो है ना, संस्कृत भाषा केवल भारत की ही भाषा नहीं है, बल्कि यह भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसका मतलब अब क्या है, भारत परिवार भाषा परिवार का हिस्सा, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। इसका मतलब यह है कि भारत और यूरोप की कई भाषाओं की जड़ें एक जैसी हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो संस्कृत में ना माता को मातृ कहते हैं, माँ को मातृ कहते हैं, जो कि हिंदी के माँ शब्द से मिलता है और अंग्रेजी की मदर शब्द से मिलता है। तो ये तीनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसे ही भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। इसे पता चलता है कि इन भाषाओं का संबंध एक ही भाषा परिवार से है। राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पुस्तक बताती है कि भारत में केवल एक ही भाषा परिवार नहीं है, यहाँ कई भाषा परिवार पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व भारत में ना तिब्बत बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। दक्षिण भारत में अगर बात की जाए तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोली जाती हैं। झारखंड एक है जो स्टेट, वहाँ पे मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर इसके बाद अगर बात की जाए तो पुस्तक हमें क्या बताती है एनसीईआरटी की, ऋग्वेद सबसे पहले लिखा नहीं गया था। उस समय छपाई की सुविधा भी नहीं थी। गुरु अपने शिष्यों को वेद सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें याद करते थे। मतलब कि जो स्टूडेंट था वो सुन करके याद करता था। कई पीढ़ियों तक जो है ऋग्वेद केवल मौखिक परंपरा से सुरक्षित रखा गया। मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि कई पीढ़ियों से, मतलब कि जो ऋषि थे वो सुनाते हुए आते थे। राइट। बाद में इसे लिखा गया और बहुत बाद में इसका मुद्रण शुरू हुआ, है ना, प्रिंटिंग शुरू हुई बेसिकली। अंत में पुस्तक बताती है कि इतिहासकार केवल खुदाई से मिली वस्तुओं के आधार पर इतिहास नहीं लिखते, बल्कि वे लिखित स्रोतों का भी अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद भी ऐसी ही एक महत्वपूर्ण लिखित स्रोत है। इनमें कई सूक्त संवाद के रूप में मिले हैं, मतलब कि लिखे गए हैं। इनसे ऋषि विश्वामित्र और व्यास तथा सतजल नदियों से संबंधित संवाद का भी उल्लेखन मिलता है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन देख लेते हैं। देखो, भारत में अनेक भाषा परिवार मौजूद है और संस्कृत उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसे पहले मौखिक रूप से सुरक्षित रखा गया और बाद में लिखा गया। इतिहासकार क्या मतलब, देखो सबसे पहले ना इसे मौखिक रूप से सुरक्षित रखा गया मीन्स कि जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो टीचर थे वो बताते थे, बोल करके सुनाते थे, जो गुरु होते थे, और जो स्टूडेंट होते थे, जो शिष्य थे, वो सुन करके सीखते थे। अब प्राचीन इतिहास को समझने के लिए ना पुरातत्विकों का जो साक्ष्य के साथ साथ वेदों जैसे लिखित स्रोतों का भी अध्ययन करते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से है। भाषा परिवार, संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषा परिवार की ही भाषा है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि भी इसी भाषा परिवार से संबंधित है। अब जो द्रविड़ भाषा परिवार है, याद रखने के लिए ये जो ट्रिक है ये है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तिब्बत बर्मी भाषा परिवार उत्तर पूर्व भारत में बोली जाती है। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार जो है ना, ये झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। अब देखो, ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है और पहले मौखिक रूप से सुरक्षित रखा गया, बाद में लिखा गया। मतलब कि ये बाद में लिखा गया, पहले मौखिक रूप से इसे सुरक्षित रखा गया था, यानी स्टूडेंट सुनते थे और टीचर बोल करके बताते थे। बहुत बाद में इसका मुद्रण शुरू हुआ, यानी कि प्रिंटिंग इसकी शुरू हुई, तो बहुत बाद में। तो मौखिक परंपरा जो है, गुरु वेद सुनाते थे, विद्यार्थी उन्हें याद करते थे, यही मौखिक परंपरा कहलाती है। इतिहासकार इतिहास कैसे लिखते हैं? इतिहासकार 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं। पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि लिखित स्रोत था। ऋग्वेद का जो महत्वपूर्ण उदाहरण है ना, ऋषि विश्वामित्र, नदियाँ, व्यास और सतजल, इनमें संबंधित संवाद ऋग्वेद के सूक्तों में मिलता हुआ है।
अब देखो समझते हैं ऋग्वेद की पांडुलिपि। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर तुमने चैप्टर 1-2 पढ़ा है तो बताओ कि पांडुलिपि क्या है, और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जा करके चैप्टर 1 को पढ़ो। ठीक है, सारे चैप्टर्स प्रॉपर अपलोड हो रहे हैं और आगे भी अपलोड होंगे। हम लोग पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे, राइट। सो देखो इस चित्र में ना ऋग्वेद की एक प्राचीन पांडुलिपि दिखाई गई है। अब महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, यह भोज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी। मतलब कि जो पेड़ होते थे ना उनके छाल पे लिखे जाते थे, और एक विशेष प्रकार का वृक्ष था जिसे भोज वृक्ष कहते हैं। यह पांडुलिपि कश्मीर में मिली थी। यह लगभग 150 वर्ष पुरानी पांडुलिपि है। जब पहली बार ऋग्वेद को छापा गया तब इसी पांडुलिपि का उपयोग किया गया। जब पहली बार मतलब उसे लिखा गया ना तो इसी पांडुलिपि का यूज किया गया था। इस पांडुलिपि को ना देवनागरी लिपि में तैयार किया गया। आज यह पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। पहले के समय में कागज नहीं होते थे, लोग पेड़ की छाल पे, ताड़पत्र पे आदि पे लिखते थे। ऋग्वेद की यह पांडुलिपि भी भोज वृक्ष की छाल पे लिखी गई थी। विश्वामित्र और नदियाँ, इस भाग में ना ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध संवाद दिया गया है। इसमें कौन कौन है, मतलब कि ऋषि विश्वामित्र, दो नदियाँ व्यास और सतुजल। अब देखो क्या हुआ था, विश्वामित्र अपने रथ, घोड़े और साथियों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में दो नदियाँ थी, नदियों में पानी बहुत अधिक था, इसलिए वे पार नहीं कर पा रहे थे। विश्वामित्र ने नदियों से प्रार्थना की। उन्होंने रिक्वेस्ट किया जो नदी थी उनसे कि हे नदियों, कृपया अपना जल थोड़ा कम कर लो ताकि हम सुरक्षित पार कर सके। नदियों ने उत्तर दिया, हमें तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनेंगे और तुम्हें सुरक्षित रास्ता देंगे। अब ये कहाँ पे था, तो ये ऋग्वेद में ना प्रॉपर इसका जो है डिस्कशन है। तो इतिहासकार इससे क्या सीखते हैं, इस प्रार्थना से इतिहासकार कई महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। जैसे कि नदियों का बहुत महत्वपूर्ण था, लोग यात्रा करते थे, खेती के लिए पानी मिलता था, जीवन नदियों पर निर्भर था, रथ का उपयोग होता था यानी कि उस टाइम पे। तो ये भी उनको सीखने को मिलता है। उस समय रथ एक महत्वपूर्ण परिवहन साधन था, राइट। जैसे अभी के टाइम पे बसेस हैं, ट्रेन है और अलग अलग चीज़ें हैं, तो उस टाइम पे जो था वो कहीं ना कहीं रथ था। अब देखो रथ में घोड़ों का उपयोग होता था, तो घोड़ों का उपयोग और कहाँ कहाँ पे होता था, तो घोड़ा यात्रा और युद्ध दोनों में काम आते थे। यात्रा करना हो उसके लिए भी और युद्ध लड़नी हो उसमें भी। गायों का विशेष महत्व था, मतलब गाय ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। गाय धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। लोग प्रकृति का सम्मान करते थे, मतलब नदियों को देवी मानकर उनसे प्रार्थना की जाती थी। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेखन मिलता है, तो ऋग्वेद में कई नदियों का उल्लेखन मिलता है। मुख्य नदियाँ जो हैं सरस्वती, सिंधु, व्यास, सतजल। सिंधु की सहायक नदियाँ। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे देखते हुए चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। गंगा और यमुना का उल्लेखन ऋग्वेद में बहुत कम मिलता है। गंगा का केवल एक बार उल्लेखन मिलता है, यमुना का भी बहुत कम उल्लेखन मिलता है। इससे पता चलता है कि उस समय वैदिक लोगों का मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत था। अब निष्कर्ष जो है ना, कंक्लूजन इस चैप्टर का देखते हैं। देखो ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि इतिहास जानने का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऋग्वेद से हमें उस समय के लोगों के जीवन, यात्रा, परिवहन और पशुपालन, नदियों के महत्व और समाज की जानकारी मिलती है। इससे यह भी पता चलता है कि लोग प्रकृति का सम्मान करते थे और नदियों को देवी मानते थे। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हुए चलते हैं। देखो ऋग्वेद की पांडुलिपि भोज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी। पांडुलिपि क्या होता है कमेंट करके बताओ। यह पांडुलिपि कश्मीर में मिली थी। इसे देवनागरी लिपि में तैयार किया गया। यह पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद पहली बार छापने में इसी पांडुलिपि का उपयोग किया गया। विश्वामित्र ने व्यास और सतजल नदियों से प्रार्थना की। ऋग्वेद में नदियों को देवी माना गया। रथ, घोड़े और गाय उस समय के महत्वपूर्ण साधन एवं संपत्ति थे। इतिहासकार ऋग्वेद से वैदिक समाज की जानकारी प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती और सिंधु नदियों का अधिक उल्लेखन मिलता है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा किसका डिस्कशन है, तो सरस्वती और सिंधु नदी का। गंगा का उल्लेखन केवल एक बार मिला है। तो देखो ऋग्वैदिक काल में लोगों का जीवन मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था। उस समय गाय, बैल, घोड़े, अन्य मवेशी किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति माने जाते थे। मवेशी का महत्व, तो देखो उस समय लोग धन की जगह गायों और मवेशियों को ही अपनी संपत्ति मानते थे। मतलब जिसके पास जितनी अधिक मवेशी होती थी उसको उतना ही अधिक धनी माना जाता था। मान लो कि जिसके पास में जितने ज़्यादा गाय वो उतना ज़्यादा धनी। आज के टाइम पे जैसे पैसे से कंपेयर किया जाता है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे मवेशियों से कंपेयर किया जाता था। ऋग्वेद में मवेशियों की प्राप्ति के लिए कई प्रार्थनाएं मिलती हैं। अब आज लोग बैंक बैलेंस देखकर अमीर माने जाते हैं, लेकिन वैदिक काल में ना जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी वहीं सबसे अमीर माना जाता था, जो अभी मैंने आपको बताया। घोड़ों का महत्व,
देखो, घोड़े उस समय बहुत महत्वपूर्ण थे। उनका उपयोग युद्ध में होता था, रथ चलाने में होता था। मतलब कि युद्ध भूमि में उनकी ज़रूरत पड़ती थी, रथ को भी चलाने में होती थी, राइट। लंबी यात्राओं में घोड़े यूज किए जाते थे। और देखो, घोड़े सेना की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। अब रथ का महत्व, रथ उस समय का सबसे तेज वाहन था। राजा, योद्धा, सैनिक रथ पर बैठकर युद्ध लड़ते थे। रथ जो था ना, वो घोड़ों द्वारा खींचे जाते थे। युद्ध क्यों होते थे, अब ये भी एक सवाल आता है। तो ऋग वैदिक काल में युद्ध कई कारणों से होते थे। मुख्य कारण थे मवेशियों को जीतने के लिए, और उसके बाद में उपजाऊ जमीन पाने के लिए, अच्छे चारागाह के लिए, मतलब घास वाले मैदान के लिए, पानी के लिए, पानी के स्रोत पर अधिकार करने के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों की वजह से युद्ध होते थे। अब सवाल आता है कि युद्ध में जीता हुआ धन कैसे बांटा जाता था। तो देखो, जब युद्ध जीत लिया जाता था तब कुछ धन सरदार रखता था, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, बाकी धन लोगों में बांट दिया जाता था। यज्ञ में क्या चढ़ाया जाता था, तो देखो, कुछ धन यज्ञ करने में भी उपयोग होता था। जैसे कि यज्ञ में घी, अनाज, कभी कभी पशुओं की आहुति भी दी जाती थी। यह सब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। क्या उस समय अस्थाई सेना थी? नहीं, ऋग्वेद काल में कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। यह युद्ध होता था, जब युद्ध होता था तभी लोग मिलकर लड़ते थे। अब उस टाइम पे राजा कैसे चुने जाते थे, तो लोग सभा और समिति में मिलकर निर्णय लेते थे। वे ऐसे व्यक्ति को अपना राजा चुनते थे जो बहादुर हो, अच्छा योद्धा हो, लोगों की रक्षा कर सके। लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द देखो, अब पुस्तक बताती है जो ऋग्वेद है, लोगों की पहचान कैसे होती थी। तो देखो, लोगों की पहचान ना काम से, भाषा से, परिवार से, समुदाय से, रहने के स्थान से, संस्कृति से की जाती थी। पुरोहित कौन थे? तो देखो, पुरोहित वे लोग होते थे ना जो यज्ञ करवाते थे, मंत्र पढ़ते थे, धार्मिक कार्य करते थे। बाद में उन्हें ब्राह्मण कहा जाने लगा। मतलब जो ब्राह्मण कहे जाने लगे वो उस टाइम पे जो थे वो पुरोहित लोग थे, जो यज्ञ करवाते थे, धर्म के कार्य करवाते थे, ठीक है। और उस टाइम पे था ना, लोगों का जो पहचान था ना, उनके भाषा से, उनके लैंग्वेज के बेसिस पे, उनके फैमिली के बेसिस पे, उनके समाज के बेसिस पे किया जाता था, राइट। राजा कौन था? राजा लोग का नेता होता था, मतलब एक लीडर होता था। लेकिन वैदिक काल का राजा आज के राजा जैसा नहीं था। उसके पास बड़े महल नहीं थे, बड़ी सेना नहीं थी। मतलब उन राजाओं के पास में कोई किंगडम नहीं होता था, कोई आर्मी नहीं होती थी, राइट। वो लोगों के द्वारा चुने गए हुए होते थे। वह नियमित कर टैक्स की वसूल भी नहीं करता था। मतलब जैसे राजा टैक्स लेते थे, वो ऐसा उस टाइम पे नहीं था वैदिक काल में। क्या राजा का बेटा ही राजा बनता था? जरूरी नहीं था, राइट। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप राजा नहीं बनता था। लोग योग्य व्यक्ति को भी राजा चुन सकते थे। एज मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, एज आई टोल्ड यू, कि राजा जो था ना, वो उसको लोग ही चुनते थे। तो इसलिए राजा का बेटा राजा बने ये जरूरी नहीं था। उस मतलब कि राजा बनने के लिए काबिलियत मैटर करती थी। अब देखो, ऋग वैदिक समाज में पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण था। गाय, घोड़े और रथ जीवन का मुख्य आधार थे। युद्ध केवल राज्य बनाने के लिए नहीं, बल्कि मवेशी, जमीन, पानी और चारगाह प्राप्त करने के लिए भी लड़े जाते थे। मतलब कि पशुपालन उस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लोग गाय को पालते थे, घोड़े पालते थे, और ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये जीवन के लिए सबसे बेसिक थी उस टाइम पे। और युद्ध जो होते थे ना, वो मवेशियों के लिए, जमीन के लिए, पानी के लिए या चारागाह को प्राप्त करने के लिए होते थे। उस समय अस्थाई सेना नहीं थी, और राजा का चयन उसकी योग्यता के आधार पर किया जाता था। समाज में पुरोहितों और राजाओं की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट्स है जिसको देखते हुए चलते हैं। तो देखो, ऋग्वेद में मवेशियों को सबसे बड़ी संपत्ति माना गया है। मतलब उस टाइम पे जिसके पास जितनी ज़्यादा मवेशी, वो उतना ज़्यादा अमीर। मवेशी की प्राप्ति के लिए कई प्रार्थनाएं मिलती हैं। घोड़े और रथ, है ना, घोड़ों का उपयोग युद्ध और रथ खींचने में होता था। जैसे कि घोड़े युद्ध के लिए यूज किए जाते थे, रथ को खींचने के लिए यूज किए जाते थे। रथ उस समय का सबसे प्रमुख वाहन था और सबसे तेज वाहन भी था। युद्ध मवेशी, जमीन, चारागाह और पानी के लिए होते थे। कुछ युद्ध लोगों को बंदी बनाने के लिए भी होते थे। युद्ध के बाद में जो था, जीता हुआ जो धन था वो सरदार, पुरोहित और सामान्य लोगों में बांटा जाता था। यज्ञ में घी, अनाज और कभी कभी पशुओं की आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद काल में ना अस्थाई सेना नहीं थी। राजा सभा और समिति की सहायता से चुना जाता था। राजा के पास बड़ी सेना और महल नहीं होते थे। राजा नियमित कर नहीं वसूलता था। राजा का बेटा हमेशा राजा नहीं बनता था। पुरोहित जो थे, पुरोहित यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान कराते थे। बाद में इन्हें ब्राह्मण कहा जाने लगा। अब देखो, महत्वपूर्ण शब्द हैं कुछ, जैसे मवेशी धन का मुख्य स्रोत थे, घोड़ा जो था युद्ध और यात्रा का साधन था, वहीं पर रथ प्रमुख वाहन था, सबसे तेज चलने वाली सवारी थी वो। चारागाह जो था पशुओं के चरने का स्थान होता है। पुरोहित
यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को कहते हैं। ब्राह्मण जो है धार्मिक कार्य करने वाला। सभा जो था वो लोगों की बैठक के लिए होती थी। समिति निर्णय लेने वाली संस्था को कहा जाता था। वहीं पर अगर बात की जाए तो राजा जो होते हैं लोगों द्वारा चुना गया नेता था। अब देखो, हम लोगों ने जो देखा ये पार्ट 1 में हम अभी इतना ही देखेंगे। अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इस पूरे चैप्टर को पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो। हम लोग पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे और बहुत जल्द आप सबके बीच में हेल्पलाइन नंबर भी होगा जिस पे आप अपना एक सजेशन ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं या आप सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपको पीडीएफ चाहिए। तो जो भी चैप्टर्स हैं आप उसका नाम बताते हैं तो आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।